Hello everyone, this is lecture number 43 of biochemistry, course title Biomolecules. तो आज हम डीएनएज एंड जेनेटिक मटेरियल की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम इसमें दो और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और दूसरा हर्शी एंड चेस बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। So lyase as cells with detergent use and use as centrifuge to separate the cellular component, the cell extract from the cell debris. तो एवरेज ने क्या किया था कि जो लाइस जो एस टाइप स्मूथ सेल्स है, ठीक है, एस बैक्टीरिया जो होता है उसको लाइस किया गया था, ठीक है, डिटर्जेंट के साथ। लाइस मीन्स उसको ब्रेक डाउन किया था, ठीक है, और उसमें से सेंट्रीफ्यूज करके क्या क्या निकाला था, सेलुलर एक्सट्रैक्ट, सेल के अंदर जो भी कंटेन है उसको उसने अलग किया था, ठीक है। ट्यूब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिया गया था, ठीक है, उसको लिया। उसके बाद उसने सेल डेब्रिस के साथ अलग किया गया था, ठीक है, जो भी फालतू की चीज़ है उसको अलग किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि दे इंक्यूबेटेड द एक्सट्रैक्ट विद ए कल्चर ऑफ लिविंग आर बैक्टीरिया। लिविंग आर बैक्टीरिया यानी कि यहाँ पे एक लिविंग आर बैक्टीरिया को ग्रो किया था, उसके साथ इस चीज़ को जो सेलुलर एस सेल से जो सेल एक्सट्रैक्ट लिया था उस चीज़ को यहाँ पे उसके साथ ग्रो किया था, ठीक है। एंड देन प्लेटेड सेल्स ऑन कल्चर मीडियम इन पेट्री डिश, यानी कि ऐसे कुछ प्लेट पे ग्रो किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर बैक्टीरिया और क्या है, एस बैक्टीरिया के सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी कि सेल के जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, कंटेंट्स है, वो उसके साथ ग्रो किया। Colonies of S bacteria grew on plates, showing that extract contained the transforming principle, the genetic material from S bacteria capable of transforming R bacteria into S bacteria. तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रो करने के बाद क्या देखने को मिला, एस बैक्टीरिया ग्रो करके उसके प्लेट के ऊपर देखने को मिला, ठीक है। शोइंग दैट, इसका मतलब क्या है कि एस बैक्टीरिया ग्रो होने का मतलब क्या है कि यहाँ इसका मतलब ये है कि उस एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि चेंज लाने वाला ऐसा कुछ एजेंट है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि कहाँ से आया, एस बैक्टीरिया से हमने लिया था। और वो कैपेबल है ट्रांसफॉर्मिंग आर बैक्टीरिया, यानी कि उस आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट करने में कैपेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ एम लास्ट ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में किया था, वही चीज़ है, पर यहाँ पे इस बैक्टीरिया का सेलुलर कंपोनेंट है उसको अलग किया और फिर उसके बाद आर बैक्टीरिया के साथ ग्रो किया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि उसको एवरेज को ये देखना था कि जो सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है या खुद सेल ही उस सेल के साथ कॉन्टेक्ट होना रिस्पॉन्सिबल है, वो पता करना था, ठीक है। तो इसने इस चीज सेल के कंपोनेंट्स को अलग किया, ठीक है, सेलुलर एक्सट्रैक्ट लिया, सेल के जो कंटेंट है उसको अलग किया, फिर ग्रो किया आर बैक्टीरिया के साथ। तो फिर वहाँ पे भी सेम चीज़ जो ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया था उसको उसने भी यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है, यानी कि एस बैक्टीरिया देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि जो सेल खुद आर एस बैक्टीरिया सेल खुद ही बैक्टीरिया का सेल खुद ही उससे आर बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सेलुलर कंपोनेंट सेलुलर कंटेंट जो होता है, ठीक है, सेल एक्सट्रैक्ट जो होता है एस बैक्टीरिया का, वही काफ़ी है आर बैक्टीरिया का कन्वर्जन होना एस में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो उसने क्या कंक्लूजन दिया कि कंक्लूडेड दैट वन ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट, यानी कि कोई भी ऐसा मोलिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट जो एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, या पॉलीसेक्राइड हो गया या प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ तो है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगा, ठीक है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल हो गया, यानी कि ये जो चेंज लाने वाला, आर से एस में कन्वर्जन होने वाला कोई भी ऐसा मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन मैक्रोमोलिकुलर में से कोई ना कोई एक तो होगा, ये वाला कंक्लूड किया था, ठीक है। पर एग्जैक्टली पता नहीं चला था कि कौन सा है, पर इतना तक पता चला था कि इनमें से कोई भी एक तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, ठीक है, एवरेज ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए। तो उसने क्या किया कि अब तो उसको पता नहीं था कि कौन सा सेलुलर कंपोनेंट्स, ठीक है,
सॉरी सेलुलर कंपोनेंट्स कह रहा हूँ, मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट्स कौन सा है, ठीक है, या तो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है या कोई पॉलीसेक्राइड है, इनमें से कौन सा चीज़ जो कौन सा चीज़ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो पता करना था। तो उसने एक एक चीज़ को एनालाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले उसने प्रोटीन पे भी काम किया था, पॉलीसेक्रेट पे काम किया था, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ पता नहीं चला, तो हम सीधा यहाँ पे आते हैं डीएनए और आरएनए। तो उसने वैसे ही डीएनए का आरएनए का मिक्सचर लिया, ठीक है, एस बैक्टीरिया से जो आइसोलेट किया था उसका डीएनए और आरएनए का मिक्सचर लिया, ठीक है। फिर उसको आरएनए के साथ ट्रीट किया, एक एंजाइम है जो आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो बचा क्या, हमें इस कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो वाला चीज़ हमने जो हमारे आर बैक्टीरिया के कल्चर है उसमें ऐड किया, ठीक है, ऐड डीएनए टू द आर बैक्टीरिया, ठीक है। आर बैक्टीरिया में ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने प्लेट पे ग्रो करके देखा, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला क्या, एस ट्रांसफॉर्मेंस देखने को मिला, ठीक है, यानी कि एस बैक्टीरिया हमें देखने को मिला। फिर सेकेंड में यहाँ उसने क्या किया कि फिर वही चीज़ सेम मिक्सचर लिया डीएनए और आरएनए का, तो इस बार उसको आरएनए का रोल देखना था, ठीक है। तो इसीलिए उसने डीएनए के साथ डीएनए को इस मिक्सचर को ट्रीट किया, यानी कि डीएनए के साथ ट्रीट करने पर ये डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए रहता है, ठीक है। तो आरएनए को फिर से हमारे कल्चर में ऐड किया, आर बैक्टीरिया के कल्चर में ऐड किया, फिर प्लेट पे प्लेटिंग करके देखा, तो फिर वहाँ पे एस ट्रांसफॉर्मेंस नहीं था, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब हमने सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही आर बैक्टीरिया के साथ ऐड किया, तो फिर हमें वहाँ पे एस देखने को मिला, ठीक है। जब हमने सिर्फ और सिर्फ आर ऐड किया हमने आर बैक्टीरिया के साथ, तो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो ये आर जो बैक्टीरिया है उसने जो डीएनए है उसको लिया, ठीक है, उसको लिया, और वही उस डीएनए में क्या था कि वो उसमें इंफॉर्मेशन था ताकि वो आर वाला एस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि स्मूथ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। स्मूथ में कन्वर्जन होना मतलब वो कैप्सूल बना ले, ठीक है, अपने सराउंडिंग में सेल्स के। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एस ट्रांसफॉर्मेंट देखने को मिला, ठीक है। जब उसने सिर्फ और सिर्फ आरएनए ऐड किया था बैक्टीरिया में, तो वहाँ पे हमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो वहाँ पे भी आर बैक्टीरिया ने आरएनए को तो लिया होगा, पर वहाँ पे आरएनए में उतना इंफॉर्मेशन नहीं था जिससे वो कैप्सूल बना सके, ठीक है, जिससे वो स्मूथ में कन्वर्जन हो सके। तो इसीलिए हमें वहाँ पे एस देखने को नहीं मिला, ठीक है, एस बैक्टीरिया देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है कि जो डीएनए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जो डीएनए जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन होता है कोई भी सेल्स में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, ना कि आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पता चला था क्या। सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। दिस रिजल्ट शोड दैट डीएनए एंड डीएनए अलोन मस्ट हैव बीन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो उसने क्या कहा कि इस रिजल्ट से क्या कहा कि जो डीएनए होता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही होता होगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या जेनेटिक मटेरियल होता होगा, ठीक है। That is, removing DNA from the cell extract was the only change that could eliminate the ability to extract to provide RNA bacteria with genetic material. जब हमने सिर्फ और सिर्फ डीएनए को ही रिमूव किया था, ठीक है, तभी हमें वहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिला था, ठीक है। तो फिर कहने का मतलब यही है कि जो डीएनए जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये सेकेंड लाइन आपको ज़्यादा कंफ्यूज करोगे, ठीक है। एवरी एंड हिज कॉलिग्स वर्क वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एवरी और उसकी जो टीम थे उसके जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट ब्रेक पॉइंट जैसा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। पर इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। इस चीज़ पे बहुत सारा डिबेट हुआ था, बहस हुआ था एट द टाइम बाय साइंटिस्ट हु वेर सपोर्टर्स ऑफ द हाइपोथेसिस दैट प्रोटीन वाज द जेनेटिक मटेरियल। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी थे जो सपोर्ट करता था इस चीज़ को कि प्रोटीन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ना कि डीएनए और आरएनए कोई भी दूसरी चीज़ जेनेटिक मटेरियल होता होगा, ठीक है। तो वो लोग साइंटिस्ट ने वैसे ही साइंटिस्ट ने उनके काम को क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए का पता चला कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, पर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि मानते थे कि प्रोटीन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, तो इसलिए उनके काम को ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छी तरह से सॉलिड प्रूफ करना बाकी था, ठीक है। तो इसीलिए उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट आया जिसके बाद इस्टेब्लिश हुआ कि जो डीएनए जो होता है वही होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उस चीज़ पे कंक्लूजन हुआ, ठीक है, उस चीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जो हर्शी और चेस ने फाइंडिंग्स रिपोर्ट किया था, ठीक है। इन 1953 अल्फ्रेड डी हर्शी, ठीक है, 1953 में हर्शी और चेस ने पेपर पब्लिश किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने और भी ज़्यादा एविडेंस दिया था कि जो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। एवरी और उसके कलीग्स ने जितने भी इंफॉर्मेशन दिया था उससे कुछ तो पता चला था कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, पर उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। तो हर्शी और चेस ने 1953 में और भी ज़्यादा इस पे एविडेंस दिया, जिससे पता चला कि जो डीएनए ही होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो वो लोग किस पे काम कर रहे थे, एक बैक्टीरियोफेज पे काम कर रहे थे, ठीक है, जिसका नाम है T2, ठीक है। ये आप डायग्राम पे देख सकते हैं, ये दोनों भी T2 का इमेज है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है और ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, ठीक है, यानी एक बैक्टीरिया को जो वायरस अटैक करते हैं उस चीज़ को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। तो उस पे भी स्पेसिफिकली वो T2 बैक्टीरियोफेज पे काम कर रहे थे वो दोनों, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं डायग्राम में बैक्टीरिया के T2 बैक्टीरियोफेज की जब हम इससे आगे हम एक्सपेरिमेंट्स को देखें उससे पहले हम जान लेते कि वो वाला जो बैक्टीरियोफेज है वो कैसे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। ये जो वायरस जो है वो बैक्टीरिया को कैसे अटैक करता है, क्यों अटैक करता है वो देखता है, ठीक है। क्योंकि वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अटैक करते हैं, यानी कि वो खुद की कॉपीज बनाने के लिए अटैक करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो फेज जो होता है, जो वायरस जो होता है वो किस पे, इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। फेज जो होता है वायरस होता है जो वही बैक्टीरियोफेज, वो अटैच हो जाता है इस बैक्टीरिया के ऊपर और अपना जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, फेज का वो वायरस का क्रोमोसोम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इसमें इंसर्ट कर लेता है, ठीक है। एंजाइम एन्कोडेड बाय द फेज ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब इससे कुछ इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगा जिससे कुछ एंजाइम बनेगा, ठीक है। वो वाला एंजाइम जाके बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद बैक्टीरियल क्रोमोसोम टोटली ब्रोकन डाउन, यानी कि पूरा ही ब्रोकन डाउन रहता है, यूजलेस हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो फेज का क्रोमोसोम है, यानी कि वायरस का क्रोमोसोम जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, यानी कि उसका कॉपी बना लेता है यूजिंग बैक्टीरियल मटेरियल एंड फेज इनकोडेड एंजाइम। जो फेज बैक्टीरिया के वायरस के क्रोमोसोम के वो कुछ कोड करता है एंजाइम को, ठीक है, यानी कि वो उस मटेरियल इंफॉर्मेशन से कुछ एंजाइम बना लेता है और बैक्टीरिया के कुछ मटेरियल को यूज़ करके अपनी खुद क्रोमोसोम को कॉपी कर लेता है, वायरस अपने क्रोमोसोम को कॉपी बना लेता है, ठीक है। उसके बाद वायरस के जो जीन्स होता है उससे बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बना लेता है जिससे ऑफ द फेज पार्टिकल, यानी कि उस चीज़ को क्या होता है कि जो बाकी कंपोनेंट्स होता है वो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी एक्सप्रेस कर लेता है, यानी कि फेज के अंदर जीन होता है, उस जीन से कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनता है जो कि यूज़ होता है किसमें, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, ठीक है, यानी कि उसको पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेज हेड बीइंग असेंबल, फेज का हेड भी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेनी फेज पार्टिकल असेंबल, यानी कि एक हेड में एक फेज का क्रोमोसोम जाता है, ठीक है, एक फेज में एक फेज का क्रोमोसोम जाके एक पूरा एक वायरस पार्टिकल एक बन जाता है और उसके बाद प्रोजेनी फेज आर रिलीज एज बैक्टीरियल सेल वॉल लाइस, यानी कि बैक्टीरिया का सेल वॉल
का ब्रेकडाउन होता है और ये जो बहुत सारे वायरस जो इसमें बना था वो सब रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जिसको नाम देते हैं हम लाइटिक लाइफ साइकिल। लाइटिक मीन्स लाइसिस ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वायरस का बैक्टीरिया का, होस्ट बैक्टीरिया का सेल का ब्रेकडाउन होता है और बहुत सारे वायरस रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं होस्ट इकोलाई सेल्स को, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को समझ के आगे एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि रेडियो एक्टिवली लेबल T2 बैक्टीरियोफेज बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे फेज विथ 32P लेबल DNA, ठीक है। जो वायरस है उसको फॉस्फोरस 32 से लेबल किया गया, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है कि फॉस्फोरस होता है, ठीक है। अब नॉर्मल फॉस्फोरस की जगह पे अगर हम फॉस्फोरस का सोर्स जो होता है अगर हम रेडियो एक्टिव वाला रखते हैं तो उस चीज़ को हम विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब यहाँ पे एक वायरस का फेज क्रोमोसोम है यानी कि डीएनए उसका कॉपी बनाते हैं, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए फॉस्फोरस क्योंकि डीएनए बनाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर सोर्स में अगर हम नॉर्मल फॉस्फोरस की जगह पे यहाँ पे 32P रखते हैं, ठीक है, ये वाला आइसोटोप रखते हैं तो फिर यहाँ पे ये वाला इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसमें यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ डीएनए को हम विजुलाइज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिवली लेबल क्या होता है कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आइसोटोप्स जो हम यूज़ करते हैं वो कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, तो उस वजह से हम उस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वायरस का कोड जो होता है जो डीएनए को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ होता है वो वाला किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन से बना होता है। और जो डीएनए जो होता है वो तो डीएनए होता है, क्योंकि इस वायरस में दो कंपोनेंट्स ही होता है, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। जब हम इस चीज़ को इन्फेक्ट करते हैं इकोलाई में और ग्रो इन 32P कंटेनिंग मीडियम, इस मीडियम में अगर हम नॉर्मल फॉस्फोरस की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 32P रखते हैं तो ये वाला 32P यूज़ होता है जब ये वायरस अपना कॉपी बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर वायरस अपना डीएनए का कॉपी बना लेता है तब यहाँ पे 32P यूज़ होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिवली लेबल वाला बैक्टीरिया फॉस्फोरस ये वाला आइसोटोप यूज़ होगा, ठीक है। तो हम अब इस डीएनए को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला फॉस्फोरस यूज़ हुआ डीएनए का कॉपी बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोजेनी फेच विथ 32 लेबल डीएनए यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ उसने दूसरी चीज़ क्या किया कि 35S लेबल प्रोटीन यानी कि एक जो प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या होता है एक अमाइनो बहुत सारे 2-3 शायद ऐसा होता है अमाइनो एसिड जो सल्फर यूज़ करता है, ठीक है। तो सल्फर जो होता है वो डीएनए में यूज़ नहीं होता है। तो अगर हम लेबल एस यूज़ करते हैं यहाँ पे मीडियम में हम 35S रखते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल सल्फर की जगह पे यहाँ पे 35S यूज़ होगा। और जब ये वाला प्रोटीन में यूज़ होगा, जब प्रोटीन बनता है ये वाला कोट हेड वेड बनता है तो वहाँ पे ये वाला प्रोटीन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वाला सल्फर यूज़ होता है। तो उस प्रोटीन को हम देख सकते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिवली लेबल हो जाता है, ठीक है। इनफेक्ट ई कोलाई एंड ग्रो इन 35S कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। इस मीडियम में 35S है नॉर्मल एस की जगह पे, ठीक है। तो उस प्रोटीन को हम देख सकते हैं, यानी कि डीएनए को नहीं देख सकते। अब यहाँ पे हम किस चीज़ को देख सकते हैं? प्रोटीन को देख सकते हैं क्योंकि ये वाला प्रोटीन 35S लेवल है, ठीक है। तो ये वह सब लेबलिंग का टेक्निक है। लेबलिंग टेक्निक मीन्स हम किसी चीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो फिर कैसे देखें उसके लिए एक टेक्निक है, ठीक है। तो उसने वैसे ही ग्रो किया, ठीक है। एक तो 32 लेबल डीएनए बनाया, वैसा वायरस बनाया, और दूसरा वायरस कैसा बनाया? 35S लेबल प्रोटीन वायरस बनाया, ठीक है। दो टाइप के वायरस बनाया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स जो होता है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या किया कि उसने ई कोलाई जो है बैक्टीरिया जो है उसको इन्फेक्ट करने दिया किसके साथ? 35P लेवल T2 के साथ, यानी 32P लेवल वायरस के साथ जो हमने लेबल किया था उस चीज़ के साथ इन्फेक्ट होने दिया, ठीक है। तो इन्फेक्ट होने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो अपना क्रोमोसोम है, वायरस अपना जो क्रोमोसोम है वो इंजेक्ट कर लेता है किसमें? सेल्स के, बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड मीन्स उसको जिसको अलग कर देता है, ठीक है। अलग करने के बाद ये वाला फेज का जो जिसके अंदर
जो वायरस कह रहा हूँ, जो डीएनए जो होता है वो नहीं होता है, उसको फेज घोष कहता है, वो अलग हो जाता है और हमारा बैक्टीरिया सेल्स अलग होके मिलता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ पे देखने को मिला? रिकवर इन द होस्ट, यानी कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखने को मिला। अगर हम इसी चीज़ को अगर ग्रो करने देते हैं तो फिर इसको चीज़ को डिवाइड करने देते हैं तो फिर क्या होता है कि इसमें फेज के प्रोजिनी में, यानी कि वायरस के प्रोजिनी में, ठीक है, जब इसको यहाँ पे अगर बैक्टीरिया को और फर्दर ग्रो करने देते तो फिर क्या होता है कि ये वाला यहाँ पे नया वायरस बन जाता है। ठीक है, तो उस वायरस में भी रेडियो एक्टिव देखने को मिला। ठीक है, ठीक है, और कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो डीएनए जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? सेल से, होस्ट सेल से प्रोजेनी में जा रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली सेकेंड केस में क्या किया कि जो 35S प्रोटीन जो है, लेबल प्रोटीन है, उसके साथ हमने इन्फेक्ट करने दिया अपनी बैक्टीरिया को। तो उसने जेनेटिक मटेरियल तो उसने इंजेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रेन करने के बाद हमें जो रेडियो एक्टिव लेबल है जो होता है वो फेच गोस्ट में रिकवर हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला रेडियो एक्टिविटी, एंड नॉट पास ऑन टू द प्रोजेनी, और प्रोजेनी में हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, जो इसके बाद जो वायरस जो बनता है उसमें देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो डीएनए, हमें पता है जो डीएनए जो होता है वो पास होता है प्रोजेनी में। ठीक है, तो डीएनए ही जो होता है वो पास होता है प्रोजेनी में, ये वाला पता चला। ठीक है, और यहाँ पे क्या पता चला कि जो डीएनए जो होता है वो प्रोजेनी में पास होता है, ये वाला यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, हर्शी एंड चेस रीजन दैट बिकॉज इट वाज डीएनए एंड नॉट प्रोटीन दैट एंटर्ड द सेल as evidenced by the presence of and absence of 35S inside the bacterial cell immediately after the phage had begun the infection process by injecting in their genetic material inside their host cells। ठीक है, हर्शी और चेस ने ये रीज़न दिया कि क्योंकि जो डीएनए जो होता है वो सेल के अंदर जाता है, न बल्कि प्रोटीन जाता है। ठीक है, प्रोटीन फेच गोस्ट यहाँ पे हमने कहा था कि जो कि प्रोटीन से बना होता है वो नहीं जाता है सेल के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा जाता है? डीएनए ही जाता है। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो 35S जो होता है वो सेल के अंदर देखने को नहीं मिला। ठीक है, और पास भी नहीं होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें पता चला कि जो डीएनए जो होता है मस्ट बी द मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फेज 2। जो डीएनए जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता होगा फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फेज T2। ठीक है, एक नया फेज 2, एक नया वायरस पार्टिकल बनाने के लिए, नया वायरस काम करने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता होगा। ठीक है, लास्ट में कहने का मतलब दैट इज डीएनए मस्ट बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ फेज T2। ठीक है, Alfred Hershey shared the 1969 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his discoveries concerning the genetic structure of the virus। ठीक है, अल्फ्रेड हर्शी को बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था 1969 में, शेयर किया गया था किसी और के साथ। ठीक है, डिस्कवरीज कंसर्निंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो इस हिसाब से यहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक सॉलिड, यहाँ पे कह सकते हैं एक फुल एविडेंस दिया गया कि जो डीएनए जो होता है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि जो प्रोटीन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट करता था प्रोटीन जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको शट डाउन भी किया, और साथ साथ में ये भी प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेक्चर में देखते हैं कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या कंजिस्ट होता है, कंपोस्ट होता है।